तालियां हल्की पड़ रही है आपकी। यहाँ जब भी मंच पे कोई व्यक्ति आता है तो इतना तो तय हो जाता है कि वो व्यक्ति जो है एक लंबे से संघर्ष के बाद में एक काबिल कामयाब शख्सियत के रूप में स्थान हासिल किया, उसी व्यक्ति को ये मंच मिलता है। और वो मंच मिलता है आप में से ये जो विद्यार्थी सफल होके यहाँ पे पहुँचते हैं, उनको ये मंच मिलते हैं। मिलने का कारण भी ये रहता है कि वो व्यक्ति आके अपनी पूरी यात्रा बताए बिल्कुल सहज होके, मतलब चाहे उस समय हमारी ज़बान लड़खड़ा रही है, चाहे हम पंजाबी में बोले, बागड़ी में बोले, हिंदी, राजस्थानी, मारवाड़ी, जिससे बोले व्यक्ति, पर वो चीज़ बोलता है वो इंसान जो उसने फेस किया होता है पूरी यात्रा के दौरान। तो हमारे साथ में स्वाध्याय के होनहार विद्यार्थी हैं जिन्होंने लगातार 1 साल से अधिक समय की तैयारी करके सफलता अर्जित की और वर्तमान में रैंक 92 के साथ में स्कूल व्याख्याता इतिहास पद पे कार्यरत है। मैं पुनः परिचय में 2 बातें कह दूं। आपका नाम वरुण कुमार, रैंक 92 के साथ में आप व्याख्याता इतिहास परिणाम 2023 में सफल रहे। पिताजी श्री प्रेम प्रकाश जी, आप निवासी हैं चुनावड़ श्री गंगानगर के और वर्तमान में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भरेणे गांव जो है कोलायत में, बीकानेर में, वहाँ बतौर व्याख्याता इतिहास जो है विद्यार्थियों को आप पढ़ा रहे हैं। और अगला परिचय ये है कि आप स्वाध्याय से जुड़ के लगातार आप नियमित जुड़ के रहे और आगे कार्य भी जुड़ के कर रहे हैं। ठोको ताली कहना ना पड़े तो तालियां ठोकते ही रहना है, ठीक है। तो वरुण जी के बारे में एक बात जो आज इन्होंने मुझे बताई, पहले भी बताई होगी, पर कुछ काम ऐसे रहते हैं कि भूल जाते हैं। आज ही काउंटर पे एक विद्यार्थी आए हुए थे, सारी बातें चलती रही, तो मैंने ये पूछा कहाँ के हो आपके, मैं विजयनगर का हूँ। तो मैं श्री विजयनगर का हूँ। तो मैंने कहा श्री विजयनगर क्यों लगाते हैं। फिर बात चली कि गंगा सिंह जी के समय जितने भी बीकानेर रियासत के कस्बे बने, नए जो नहरें आने के बाद में कस्बे बसे हैं, उन सब के आगे नाम श्री 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 लगे और श्री प्रतीक है उसकी समृद्धि का, विकास का, उन्नति का जो है, वहाँ के लोग खुशहाल हो, ये चर्चा चल पड़ी। फिर 5-6 मिनट हो गई ना, तो हमारी बात, उनका एडमिशन भी हो गया। फिर मैंने पलट के एक बात पूछी, तो मैं क्या आप कहाँ के रहने वाले हैं तो हो जाती है ये सारी चीज़ें। तो वरुण जी ने पहले भी मुझे ये सारी बातें बताई होगी कि ये कब मेरे साथ में जुड़े, पर मैं भूल गया। फिर इन्होंने आज बताई तो मैं वास्तव में चौंक गया वो बात सुन के। इन्होंने कहा सर 29 अप्रैल 2022 को तो विज्ञप्ति आई थी और 30 का शायद दिन है जिस दिन मेरे से बात हुई होगी, और 1 तारीख को नियमित टेस्ट सीरीज से स्वाध्याय की टेस्ट सीरीज से जुड़ गए और जितने जल्दी जुड़े उतनी अच्छी रैंक इनको मिली। अब आगे की सारी बातें जो है वरुण जी खुद बताएंगे एक इतिहास के विद्यार्थी के रूप में, और आपके लिए कि वो बातें जो आप में एक हिम्मत लेके आई, आप में जोश लेके आए। क्योंकि जब सफल व्यक्ति के मुख से कोई बात सुनते हैं तो हमें जिस यात्रा में हम निकले होते हैं तो जोश आ जाता है, हिम्मत आ जाती है, नहीं अब तो ये हम कर ही लेंगे, बिल्कुल नज़दीक हैं सर, जब इस ट्रैक पे चल के पहुँचे हैं, इन्होंने सफलता अर्जित कर ली तो मैं भी अर्जित कर लूँगा। तो ये सारी की सारी बातें। तो वरुण जी का स्वाध्याय के मंच पर पहली बार आप आए हैं, तो पुनः एक बार आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। तो आप विद्यार्थियों की अपनी यात्रा के बारे में जो विस्तार पूर्वक आपको जो चीज़ें लगे वो चीज़ें आप बताएं इनको कि कैसे आपकी ये पूरी यात्रा रही। पहले तो धन्यवाद सर, आपकी प्रेरणा और आशीर्वाद से ये सिलेक्शन हो पाया है, नहीं तो मेरा सिलेक्शन तो कहाँ हो सकता था। तैयारी में कितना समय लगा ये कहना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बेरोज़गारी वाला टाइम बहुत धीरे धीरे निकलता है। जो रोज़गार मिल जाता है तो बहुत जल्दी निकल जाता है, पर जो बेरोज़गारी का समय होता है ना, वो इतने धीरे निकलता है, इतने धीरे निकलता है, कभी कभी 5 दिन भी होते हैं ना तो वो 5 महीने के बराबर साबित हो जाते हैं। जून 2016 में मैंने ग्रेजुएशन की थी, उसके बाद मैंने अपना पहला एग्ज़ाम दिया था SBI क्लर्क का 2016 के अंदर ही, 6 जून 2016 को, उससे पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट होने से पहले ही, रिज़ल्ट आने से पहले। वहाँ से लेके 18 अक्टूबर 2022 लगभग 6 साल का समय था और मेरा अंतिम एग्ज़ाम था। उसके बाद मैंने कोई एग्ज़ाम नहीं दिया, इवन मैंने 3rd ग्रेड रीट का एग्ज़ाम भी नहीं दिया। टाइम थोड़ा लंबा था,
पर डिसीज़न करने में कि मुझे करना क्या है ये काफ़ी टाइम लग गया। 2018 में बीएड हुई, फिर 1-1.5 साल सेकंड ग्रेड की तैयारी के अंदर निकले। उसके बाद में अचानक बैठे बैठे इतिहास की वीडियोस देखते देखते मन में जाग गया कि इतिहास पढ़ना है। राजस्थान के इतिहास की किताबें उठा के लाया और वो किताब पढ़नी शुरू की। वो ख़त्म हो गई, लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन से पहले आर्या की और एलपी शर्मा स्पेक्ट्रम की आधुनिक इतिहास, ये 3 किताबें लेके आया हुआ था। पूरे लॉकडाउन के अंदर मैंने ये तीनों किताबों का अध्ययन किया, कम से कम 2 बार 2020 के लॉकडाउन के अंदर। उस दौरान एमए चल रही थी, 2021 में एमए ख़त्म हुई। बीच में रीट का एग्ज़ाम वापस आया। 2018 में रीट में मेरे 120 नंबर थे, पर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, ग्रेजुएशन में कम थे। 2021 के अंदर रीट के अंदर मेरे 136 नंबर आए। भगवान की कृपा से वो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, बचाव हो गया, शुक्र है नहीं लगा। कभी कभी नौकरी ना लगना भी अच्छा रहता है। 28 अप्रैल 2028 या 29 अप्रैल 2022 को आई विज्ञप्ति। मेरे एक मित्र थे राकेश जाखड़, जो सर के पूर्व विद्यार्थी रह चुके थे। उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया कि आप सुमेर जी सर के पास चले जाओ, अगर वो चाहेंगे तो आप लेक्चरर लग जाओगे, नहीं तो मुश्किल है। सर के आशीर्वाद से मैंने तैयारी शुरू की। पूर्व अध्ययन काम में आया, पर एक नए सिरे से तैयारी शुरू करनी थी, क्योंकि मैं पहले मैथ का स्टूडेंट था। बीएससी मैथ्स थी, एमएससी मैथ्स थी, इसके बाद मैंने एमए की हुई थी। तो एक तरह से एक नाव छोड़ के आप दूसरी नाव में कूद रहे हो किस्मत के भरोसे। और सबसे बड़ी बात, इतिहास के अंदर सबसे बड़े धुरंधर बैठे होते हैं। ये मन के अंदर पहले ही डर बैठा हुआ था कि इतिहास के अंदर दुनिया के सबसे बड़े धुरंधर बैठे हुए थे। जैसे वो एक चुटकुला दिल्ली वाले कोचिंग वाले कह देते हैं कि दिल्ली के अंदर ऐसे ऐसे स्टूडेंट बैठे हैं जिनको औरंगजेब के दाएं पैर के जूते का नंबर तक पता है। तो अपने तो थे ही कहाँ, क्योंकि मैं तो खुद गणित से उठ के आ रहा था। हाँ, मैंने अपनी सेल्फ स्टडी में इतना कर लिया था कि मैंने आर्या की बुक थी, ये लॉकडाउन के अंदर 2-3 बार पढ़ी हुई थी। इसके अलावा स्पेक्ट्रम तो मेरे को याद भी नहीं मैंने कितनी बार पढ़ ली थी। अगर कोई स्पेक्ट्रम की बुक आज भी मेरे को ला के देता है तो मैं 4-5 दिन में उसको पूरी पढ़ देता हूँ। एलपी शर्मा, इस बुक का भी कोई मायने नहीं है। तो तैयारी में समय लगा। मैंने 1 मई 2022 से तैयारी शुरू की। मेरे लिए बड़ा चैलेंज था इतिहास का भाग, क्योंकि इतिहास का भाग कहीं ना कहीं मुश्किल था, क्योंकि उसमें सारे ही धुरंधर हैं। ये तो आप भी मानते हो कि इतिहास पढ़ पढ़ के आप भी थक चुके होगे, और हर चीज़ याद करने के चक्कर में आपके भी चल रहे हैं। कैलकुलेशन मैंने डिवाइड किया एग्ज़ाम को कि 260 नंबर की हिस्ट्री आनी है और 40 नंबर का साइको वाला पार्ट रहेगा। मैंने उसमें से निर्धारित किया कि मेरे को 260 में से सिर्फ़ और सिर्फ 170 नंबर लेने हैं, उससे एक भी नंबर ज़्यादा नहीं लेना। अगर एक भी नंबर ज़्यादा नहीं लेना तो मेरे को 270 के से ऊपर का पढ़ना ही नहीं है। मैं उतनी ही तैयारी कर रहा था, और ये सच्ची बात है कि आप सिर्फ उतनी तैयारी करके चलो, ये कोई भी नहीं कहेगा। सर ने शेड्यूल दिया हुआ था, वही आर्या के चैप्टर्स, एनसीईआरटी की बुक्स और उसके अलावा जो बाकी मटेरियल दिया हुआ है। उस शेड्यूल के अंदर सुबह 8 बजे मेरा उठना होता था। 8 बजे उठ के नाश्ता करने के बाद में मैं अपने कमरे में बैठ जाता था कुर्सी के ऊपर। खाना खाने के लिए दोपहर में 1 बजे वापस उठता था। बीच में एक आधी बार वॉशरूम वगैरह गया तो गया, नहीं तो वही कुर्सी और वहीं मैं। उसके बाद मैं 4 बजे वापस उठता था, किचन में गया, कुछ भी खाने के लिए उठा के लाया और वापस उस कुर्सी पे बैठ गया। और रात को 8 बजे खाना खाने से पहले वो कुर्सी छोड़ के उठ जाता था। इस शेड्यूल में मेरे कोई चेंज नहीं आया। 12 घंटे का शेड्यूल मेरा ज्यों का ज्यों 1 मई से लेके 18 अक्टूबर सुबह 8 बजे तक करा। सुबह 8 बजे मैं घर से निकलता हूँ, हाथ में मेरे ल्यूसेंट की बुक के आगे वाले हिस्ट्री के पन्ने फाड़े हुए होते हैं। वो भाग लेके मैं सेंटर के बाहर जाता हूँ। 8:57 तक मैं वो ल्यूसेंट का पार्ट पढ़ता हूँ, बाहर खड़ा होकर सेंटर के। 8:58 पे उसको दीवार के ऊपर रख के अंदर पेपर देने के लिए खालसा स्कूल के अंदर चला जाता हूँ। और एग्ज़ाम देने के बाद में 117 अटैम्प्ट करने के बाद में मेरा हौसला इतना टूटा हुआ था कि मेरे को लग रहा था कि डूब गए, क्योंकि मैंने 3rd ग्रेड की तैयारी को बिल्कुल छोड़ दिया था। तीसरी बार जानिए मैंने रीट दी थी तो उसके अंदर मेरे 117 नंबर थे, पर मैं अपना आखिरी अटैम्प्ट मान के सिर्फ और सिर्फ 1st ग्रेड को लेके चला था कि अगर इसमें सिलेक्शन होएगा तो मैं जाऊंगा, नहीं तो बस है।
क्योंकि 6 साल की तैयारी बहुत लंबा टाइम होता है। वैसे ऐसे करना नहीं चाहिए, पर फिर भी मैंने किया, रिस्क लिया, क्योंकि वो थकान भरा सफ़र था। मेरी ज़िंदगी में मैंने इससे ज़्यादा पढ़ाई कभी नहीं की, कभी भी नहीं की। अपनी ज़िंदगी के किसी भी क्षण में, किसी भी क्लास में, किसी भी घंटे में मैंने इस चीज़ की पढ़ाई नहीं की। हाँ, अध्ययन की नियमितता ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि आप रेगुलरिटी कैसे रखते हो। रेगुलरिटी बनाए रखने के लिए मेरे को इतना याद है कि मैंने जिस क्लास में जो कुछ भी पढ़ा है ना, मैं उसे कभी पीछे नहीं छोड़ के आया। अगर मैंने एक बुक में से 3 चैप्टर भी पढ़े हैं तो वो 3 चैप्टर मेरे साथ रहे हैं हमेशा के हमेशा। चाहे वो मेरी 10th क्लास के चैप्टर थे, चाहे मैंने 12th क्लास के चैप्टर थे, चाहे मेरी ग्रेजुएशन का टाइम था और चाहे मेरी बीएड का टाइम था। बीएड के दौरान मैंने जो साइको और मैनेजमेंट पढ़ी वो मेरे फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम तक काम आई। और मैं सिर्फ 2 ही क्लास अटेंड करके निकलता बीएड कॉलेज से, सिर्फ साइको की और मैनेजमेंट की। वो मेरे फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम के तक मेरे काम में आई। मतलब आपकी जो नियमितता है, आप जो कुछ भी पढ़ रहे हो उसको इतना डीप होके पढ़ो कि ताकि आप उसको छोड़ने के बाद में वापस वहीं पे वापस लौट सको। जिस दिन उठाओ आपकी रिवीजन हो, ना कि नए छोर से पढ़ना है। रोज़ाना का शेड्यूल फिक्स बना के रखो। आपको सबसे पहले शेड्यूल के अंदर अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। सिलेबस में सर ने आपको जो भी शेड्यूल दिया है उसको एक सिरे से लेके दूसरे सिरे तक पूरा कामयाब लेके आना है, बीच में नहीं छोड़ना या बीच में वापस शुरुआत में नहीं आना। अगर आपका गैप आ गया तो आप पीछे हो गए भीड़ से, ये चीज़ मान के चलो। जिस दिन आपने अपना शेड्यूल तोड़ दिया उस दिन आपको नए सिरे से वापस शुरुआत करनी पड़ेगी। तो शेड्यूल को हमेशा नियमित बना के रखना है। चाहे आप ये फिक्स कर लो कि आपने तैयारी स्टार्ट करनी है, तैयारी स्टार्ट करते टाइम एक शेड्यूल आपको कोचिंग सेंटर की तरफ से मिल रहा है, यानी सुमेर जी सर ने आपके दिया है, तो इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग तो चलना ही चलना है। पर इससे आगे बढ़ के आपको कहीं ना कहीं अपने लिए एक अलग शेड्यूल माइंड के अंदर शिफ्ट रखना है कि ये पोर्शन मेरा स्ट्रॉन्ग है, इस पोर्शन को मैं लेके चलूँगा तो मैं कभी भी छूटूंगा नहीं। जैसे मान लो मैं अपनी बात करूँ तो मेरे लिए मध्यकालीन इतिहास बहुत आसान था। मेरे को कुछ भी पढ़ने का मन नहीं होता था तो मैं मध्यकालीन को उठा लेता था और उसको आराम से बैठ के पढ़ लेता था। राजस्थान के इतिहास के अंदर मेरे को गुहिल वंश आज भी अच्छा लगता है। कुछ भी पढ़ने का मन नहीं है तो उसको उठाया, 1-2 घंटे के अंदर उस वंश को पूरा का पूरा पढ़ दिया। बार बार दोहराना ये तो की पॉइंट है, आपको हर चीज़ को दोहराना ही पड़ेगा। हर चीज़ को इतनी बार दोहराना है, इतनी बार दोहराना है कि आपको पेज नंबर खुद याद हो कि लास्ट के अंदर आंसर की आने से पहले आपको किसी के साथ ये डिबेट नहीं करनी पड़े कि नहीं यार ये क्वेश्चन का आंसर ये है, इसका ये होना चाहिए, इसका ये होना चाहिए। रिपीटिशन ही ज़रूरी है। अगर आपने एक चीज़ पढ़ी, पहली बार पढ़ने में आपको 1 घंटा लगा, दूसरी बार उसको पढ़ोगे तो आपको 30 मिनट लगेंगे, तीसरी बार उसको पढ़ोगे तो आपको लगेंगे 15 मिनट और चौथी बार सिर्फ आपको नज़र घुमानी होगी। अगर ये 4 आपने बार कंप्लीट कर ली तो उसके बाद वाला वो पढ़ने में नहीं आएगा, वो उसके बाद पढ़ने पलटने में ही आएगा कि आप पढ़ने पलट के उसको सिर्फ देख रहे हैं और रिकॉल कर रहे हैं उस चीज़ को। और कहीं ना कहीं जब इतनी बार पढ़ चुके होएगा ना तो आप एग्ज़ाम के अंदर बैठे हो तो क्वेश्चन पढ़ा ऐसे देखोगे तो आपके सामने किताब का पन्ना आएगा कि इस किताब के इस पन्ने पे ये लिखा हुआ है, बजाय इसके कि अरे यार क्या था इसका, कोई बता दो। ऐसा कुछ भी नहीं होएगा। जब आप रिवीज़न करोगे तो रिवीज़न ही की पॉइंट है, इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। ये क्या कि मैंने ये बुक एक बार कर ली तो मैं नई बुक स्टार्ट करूं, नहीं। आपने एक बुक जो सर ने कही है वो बहुत है, उसके बाहर नहीं जाना। जो सर ने बुक्स दी है इतनी इनफ है। जो शेड्यूल सर ने बताया कि इतनी बुक्स पढ़ लो, उसके बाहर की एक भी बुक नहीं उठानी गलती से भी, ख़ास तौर पर इतिहास के लिए, क्योंकि इतिहास का कोई अंत नहीं है। एक सिरे से शुरू हो गए दूसरे सिरे तक बहता जाएगा। अपने को सिलेक्शन लेना है। इतिहास का विषय विशेषज्ञ नहीं बनना, विषय विशेषज्ञ नहीं बनना। इस चीज़ को हमेशा याद रखना कि सिलेक्शन लेना है, जनरल के टारगेट पे रहना है कि जनरल के अंदर मेरे को सिलेक्शन के लिए इतने नंबर चाहिए, मेरे को इतने नंबर लाने के लिए इतना मटेरियल बहुत है। ये नहीं है कि आपके किसी साथी ने, पुराने साथी ने कह दिया कि नहीं आप उस लेखक की किताब ले आओ, वो बहुत अच्छी है, आपको पढ़नी चाहिए। मेरे को भी एग्ज़ाम से 1.5 महीना पहले किसी मेरे मित्र ने कह दिया था कि H.C. वर्मा ले आओ, उसमें से आपके की पॉइंट आएंगे। वो H.C. वर्मा के दोनों पार्ट मेरे आज तक वैसे के वैसे पढ़े हैं, उसके पन्ने तक नहीं पलटे मैंने, बस वो लेके आया, उसको ला के रख लिया। नई किताब कभी भी आपने बीच शेड्यूल में नहीं खोलनी। आज आपने जो भी शेड्यूल कंप्लीट कर लिया है वैकेंसी आने से पहले, इसी शेड्यूल को आपको बार बार रिपीट करना है। विपरीत परिस्थितियाँ तो आती है, सब पे आती है।
वैसे मेरे इतनी विपरीत परिस्थितियाँ आई नहीं, पर कहीं ना कहीं डीमोटिवेशन बहुत हो जाता है। 6 साल लंबा समय, आप ग्रेजुएशन करके निकलो, ग्रेजुएशन से पहले आपने एक एग्ज़ाम दिया, उसके अंदर आपका प्री क्लियर था, उसके बाद आपने उसमें मेंस दिया, उसके बाद में उस साल के अंदर 5 एग्ज़ाम बैंकिंग के दिए, उसके अगले साल के अंदर आपने फिर 10 एग्ज़ाम बैंकिंग और एसएससी के मिला के दिए, प्री और मेंस मिला के। उसके बाद आपका अगला शेड्यूल रीट का रहा, रीट के अंदर आप अपने ग्रेजुएशन के मार्क्स की वजह से रह गए। उसके बाद आपने सेकंड ग्रेड दी, सेकंड ग्रेड में आप पॉइंटों से चूक गए। उसके बाद में बेरोज़गारी के साल, कोई वैकेंसी नहीं है, आप देख रहे हो कि पटवारी आ जाए, ग्राम सेवक आ जाए, वीडियो आ जाए, कुछ भी आ जाए, मैं नौकरी लग जाऊंगा। हौसले पस्त हो जाते हैं, ये तो सारे मानते हैं, आधों के हो भी चुके होंगे एग्ज़ाम की तैयारी का वेट करते करते या एग्ज़ाम आने का वेट करते करते। हो सकता है अभी कुछ नौकरी लगे हों पहले से, पर मेरे हौसले पस्त होने के करीब ही थे। और सच्ची बात यही है कि जब आपके हौसले पस्त होने लगते हैं और आप अंतिम प्रयास के लिए आते हैं ना, कि ये मेरा अंतिम प्रयास है, कि मैंने 6 साल तैयारी की है, ये मेरा 6ठा साल है और इस साल के अंदर मेरे को अपना सिलेक्शन चाहिए, तो आप कहीं ना कहीं अपना 100% देने की कोशिश करते हो। मेरी पढ़ाई के घंटे 12 से 13 रहे, कभी कभी वो 14 घंटे में बदल जाते थे। 1 मई से लेके 18 अक्टूबर सुबह 8:30 बजे तक वो शेड्यूल कभी नहीं टूटा, वो लगातार चला है बिना बीच में रुके, चाहे परिस्थिति जैसी मर्जी थी। अगर मैं रात को किसी शादी में भी गया हूँ तो भी सुबह उठ के मैंने 8 बजे किताब खोल ली है। दोस्त की शादी है, भाई की शादी है, जाने दो, ये 4 महीने मैंने पढ़ना है। वैकेंसी आने के बाद में ये सोच आपके बीच में होनी चाहिए कि ये टेबल, ये चेयर और ये मेरी किताबें, मुझे इसके अलावा दुनिया में किसी चीज़ से वास्ता नहीं है। अगर सच में नौकरी चाहिए, चाहे वो RAS की है, चाहे IAS की है, चाहे स्कूल लेक्चरर की है। ये मत सोचो कि IAS वाले कहते हैं कि कुर्सी पकड़ के रखो, स्कूल लेक्चरर वालों को नहीं पकड़नी पड़ती। पकड़नी पड़ेगी आपको, ख़ास तौर पे इतिहास वाले को तो ज़रूरी पकड़नी पड़ेगी। बार बार दोहरा रहा हूँ कि इतिहास वाले को पढ़ना इसीलिए ज़रूरी है कि इतिहास के अंदर सबसे बड़े धुरंधर हैं इतिहास के। आप खुद भी नहीं जानते होंगे कि इतना बड़ा बैठा हुआ है मेरे पीछे छिपा हुआ। वो जैसे एग्ज़ाम आएगा आप देखोगे यार इसके इतने नंबर कहाँ से आ गए, ये तो कभी एग्ज़ाम में भी नहीं बैठता था। मैंने सवा दहाई के टेस्ट दिए हैं, जो भी टेस्ट दिए हैं मैं टॉप 50 में भी नहीं आज तक आया। टॉप 50 छोड़ो, लास्ट वाले जो 10 रैंक होते थे ना, उनमें भी मेरा नीचे नीचे ही नाम होता था कि कभी ऊपर भी नहीं पहुँचा। और मेरे को ये देख के यही लगता था शुरू से कि कहीं ना कहीं जो भी है ना वो अपनी रेगुलरिटी पे है, उस रेगुलरिटी को कभी नहीं तोड़ना। आपको टेस्ट देने कभी नहीं छोड़ने, टेस्ट पेपर को घर पे जाके दोहराना नहीं छोड़ना। इन पेपरों को दोहराना बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम से जब 10 दिन पहले आपके पास बचे हुए ये इतने सारे पेपर होंगे ना, इन पन्नों को पलटाना बहुत ज़रूरी है। हर ऑप्शन को, हर क्वेश्चन को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर ये वेरिएशन आपके लास्ट टाइम में रहेगा तो आपके दिमाग में हर क्वेश्चन का आंसर और एक नया क्वेश्चन दिमाग के अंदर वापस घूमता हुआ रहेगा। छोड़ना नहीं है, क्योंकि लास्ट के अंदर आप किताबें पढ़ पढ़ के जब थक जाओगे ना, तो उस टाइम के अंदर आपको यही जो आप क्वेश्चन पेपर से यहाँ बैठ के सोल्व कर रहे हो ना, यही नए क्वेश्चंस देंगे। लक्ष्य के प्रति समर्पण तो सही मायने में यही है कि लक्ष्य के प्रति समर्पण देने के लिए कभी अपने परिवार वालों को देख लो कि जिनको आस है कि 6 साल हो गए कि बेटा नौकरी की तैयारी कर रहा है या बेटी नौकरी की तैयारी कर रही है, बहू नौकरी की तैयारी कर रही है, अब तो नौकरी लग ही जाएगी, परिवार की स्थिति बदल जाएगी, ये काम धंधे हम छोड़ देंगे, आराम से आराम की ज़िंदगी जिएंगे, बेटा नौकरी लग जाएगा तो या बेटी नौकरी लग जाएगी, बढ़िया घर में शादी हो जाएगी, दहेज की तरफ देखना नहीं पड़ेगा। ये आपको लक्ष्य अपने अंदर से जगाना पड़ेगा। ये भी ना जागे तो ये सोच लो कि अगर गलती से मेरा सिलेक्शन नहीं होता तो समाज आपके परिवार वाले के बारे में क्या कहेगा, कि शायद उनके कोई बुरे कर्म थे जिनके कारण इनका बेटा नौकरी नहीं लग पाया, या उनके अंदर ही कोई खोट था, नहीं तो लग जाता, तैयारी तो इसने बहुत की थी। मतलब एक नए तरह के पाप आपके परिवार में मट दिए जाएंगे कि हाँ इनके परिवार ने कोई पाप किए हैं तो ये बेटा नौकरी नहीं लगा। तो इस चीज़ का ध्यान रख के ही लक्ष्य को समर्पित किया जाएगा। बाकी आपका अगला विज़न खुद आप तय करोगे कि आपको नौकरी लगना ही क्यों है। उस चीज़ को आप अपनी कॉपी पे खुद लिखोगे कि आपने नौकरी लगना क्यों है। पैसे कमाने के लिए, इज्जत कमाने के लिए, परिवार के सम्मान के लिए, या समाज के अंदर अपनी जगह बनाने के लिए। तैयारी के लिए प्रभावित करने वाली चीज़ों में सबसे बड़ी बात आती है स्वास्थ्य। उन 4-5 महीनों के अंदर स्वास्थ्य के अंदर मेरी हर एग्ज़ाम्स की तैयारी के अंदर स्वास्थ्य में गिरावट आती थी। एग्ज़ाम से पहले आपका स्वास्थ्य बिगड़ता ही बिगड़ता है। सबसे बड़ी बात है
कि जब आप टूट के तैयारी करते हो आप स्वास्थ्य को भूल जाते हो, बिल्कुल ही भूल जाते हो। पेट खराब होना, सिर दर्द, पेट तो मोस्टली ख़राब रहता ही रहता है, वो लास्ट वाले 2 महीने के अंदर भूल ही जाओ कि मेरा पेट सही रहेगा। अगर आपने 5 मिनट उठ के तैयारी किया ना तो लास्ट वाला 1 महीना एग्ज़ाम से पहले वाला तो होएगा ही। मेरे 3 एग्ज़ाम्स के बीच में मुझे फूड पॉइजनिंग रहा था और तीसरा एग्ज़ाम मेरा फर्स्ट ग्रेड का था। इससे पहले सेकंड ग्रेड में भी फूड पॉइजनिंग रहा था और उससे पहले मेरा CGL मेंस 2018 में भी फूड पॉइजनिंग हो चुका था। क्योंकि लास्ट के अंदर जब आप किताबों में डूबे होते हो तो आपको खाने पीने की बात याद नहीं रहती। दूसरी बात आती है परिवार का माहौल। तनाव परिवार में पैदा हो ही जाता है। हो सकता है परिवार सकारात्मक रहे, हो सकता है ना रहे, हो सकता है समाज आपको सकारात्मकता दे, हो सकता है ना दे। पड़ोसी आके के बैठो पढ़ते रहे, इतो के पढ़ के करछी बाहर निकल। दोस्त आ जाएंगे आपको प्रभावित करने के लिए, चल यार घूमने चलते हैं, कितना पढ़ेगा, छोड़ दे अब पढ़ना, और नहीं हो तो खुद ही थक जाओगे, ये छोड़ो यार कितना पढ़ना है, इतना तो पढ़ लिया और नहीं पढ़ा जाएगा। स्वाध्याय में से मैं 1 मई को जुड़ा और स्वाध्याय ने मुझे एक शेड्यूल दिया जो मैंने अपने एग्ज़ाम को पास करने तक नहीं छोड़ा। उसको लगातार मैंने बना के रखा। लास्ट डे 3 मिनट पहले मैंने अपनी बुक्स छोड़ी थी, पहले बुक्स नहीं छोड़ी। एग्ज़ाम में 9 बजे एंट्री बंद होनी थी, 8:57 पे मैंने अपनी बुक बंद की और अंदर गया। ये शेड्यूल मेरे को स्वाध्याय से मिला था, ये प्रेरणा मुझे स्वाध्याय से मिली थी और इसी का मेरे सिलेक्शन के अंदर सबसे बड़ा योगदान है। वरुण जी ने ये 22 मिनट के वीडियो में हर अगर 20 सेकंड की क्लिप को काट के देखें ना तो हर व्यक्ति के मन में जो जिज्ञासा है उसका उसे उत्तर मिल जाएगा कि मुझे नौकरी लगना है। तो वो सारी बातें हैं कि नौकरी लगने के लिए आपको इनके तरह 1 साल का पूरा समर्पण 100% देना होगा। जैसे रूटीन अपना बता रहे थे कि सीट पे बैठने के बाद में बहुत ज़रूरी हो तो भी मैं खड़ा हूँ। मैं अक्सर इस बात को दोहराता हूँ कि अगर सिलेक्शन लेना है तो अगले आप परिणाम तक जो है ये भूल जाएं कि कोई विवाह समारोह शादी किसी आयोजन में आपको जाना है। सबसे बड़ी मोटिवेशन आप खुद है। अच्छी किताबों पढ़ें, बहुत सारी किताबें ना रखें, जो आपने निर्धारित कर रखी है उनका बार बार दोहरान करेंगे और एक योद्धा की तरह उतरें। जैसे ये बता रहे हैं, सेम यही आदत मेरी रही है। मैंने पन्ने है ना मैं ऐसे ही फेंकता था, जैसे सेंटर में एंट्री हो रही है अंत में यूँ फेंक के मिले या ना मिले रख दिए गई, बाद में उठा लीजिए तो उठा लीजिए, तब तक तैयारी करो तब तक। बहुत से लोग कह नहीं मैंने 2 दिन पहले किताबें छोड़ दी। क्यों छोड़ दी भाई? बहुत से हिस्ट्री में ऐसे आंकड़े होंगे, जैसे आर्य वाली सारणियाँ देखते हैं, अगर आप 2 घंटे पहले सेंटर पहुंच गए तो वहाँ बैठ जाओ, वो सारणियाँ अलग से निकाल लियो। 2 घंटे में तो बंदा वो सारणियाँ पढ़ सकते हैं और उन सारणियों से कम कहो तो 20% मिलते हैं कम से कम। और वो डीप वाले पर्सन होते हैं जो कि अगर हमने 15 दिन पहले पढ़े होते तो वो सही नहीं होते, सेम डे पढ़े हैं तो सही हो जाएंगे। तो अंतिम समय तक आप प्रयास करें। अगर ऐसा आप करते रहेंगे, आप देख लें कैसे कोई व्यक्ति जो है BSc MSc मैथ से है और बाद में स्ट्रीम चेंज करके आर्ट में आके और सिलेक्शन करवा रहे हैं अपने, तो वो सारा का सारा इस 20 मिनट के वीडियो में पता चलता है कि किस प्रकार से इतना डेडिकेशन अगर हो किसी आदमी में। और ये मान के चलें जिस सफ़र में आप निकलते हैं सफलताएँ असफलताएँ सारी मिलती है और उनसे घबराएं नहीं। अंततः संघर्ष कोई आदमी करेगा ना, वो सिलेक्शन उसको मिलता है। पुनः वरुण जी को एक बार इस मंच से बहुत बहुत शुभकामनाएं।